नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर है नैनीताल से, जहां पर नैनीताल स्थित मल्लीताल क्षेत्र से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक 76 साल के ठेकेदार पर नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 76 वर्षीय उस्मान ठेकेदार है, जिस पर एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ लंबे वक्त से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। घटना का खुलासा हुआ और लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से आक्रोश लोगों में दिखाई दे रहा है। और बलात्कार करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे। दोषी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी उस्मान को फिलहाल जेल भेज दिया है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और देखिए किस तरह से लोग जो है वो अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला यह है भाई साहब, एक विधर्मी समाज के वृद्ध द्वारा एक नाबालिग लड़की का करीब 3 महीने से यौन शोषण हो रहा था। आज उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके कुछ सहयोग लेके अपने घर में इस मामले की सूचना दी। मेरे पास न्यूज आई करीब 8:30 बजे के आसपास। तो हम लोग थाने आए। थाने मालूम हुआ कि उस लड़की के बयान हो रहे हैं और जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा, जो मेरे सूत्रों से मालूम चला है, पुलिस सूत्रों से मालूम चला है कि उसको पुलिस लाइन भेज दिया गया। बहुत लंबे समय से भाई साहब नैनीताल में इन विधर्मी समाज के द्वारा बड़ा एक माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि पूरा हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। कोतवाली मल्लीताल क्षेत्र का ये मामला है। शाम के समय एक बच्चे के माता पिता यहाँ पे आए, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर में ये आरोप था कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। उस बच्चे का मेडिकल कराया गया है और साथ में ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल होने के बाद जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात कर दी गई है। काफी स्थानीय जनता में आक्रोश था, उनके द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस उसको भी संयमित ढंग से हैंडल कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चारधाम यात्रा की। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल विधि विधान से खोले जाएंगे। इससे पहले आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। वहीं पर इस अवसर पर देश और विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदार घाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल पहल भी देखते ही बन रही है। तस्वीरें आप देखिए, बाबा की डोली पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति के द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि बाबा केदार की जो डोली है वो केदार धाम पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ मंदिर किस तरह से भव्य तरीके से सजा गया है। और 108 क्विंटल फूलों से ये मंदिर को सजाया गया है। तो ये बाबा केदारनाथ धाम जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के, और उसी को लेकर आप देखिए किस तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। यहाँ पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और तमाम चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। और इसको लेकर प्रशासन भी देखिए लंबे वक्त से तैयारियां कर रहा है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े चारधाम यात्रा को लेकर। लेकिन कल देखिए विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। विधि विधान से यहाँ से जो अपने मिलिट्री के साथ और उसके संगीत के वृंद से अभी जो सजावट हो गए फूलों का, इनके पूर्व द्वार से, उसका पूर्व द्वार से वो कपाट ठीक 7 बजे खुलेगा। वो खुलने के पहले के गेट खुलेगा, उसके बाद अंदर की गेट खुलेगा। जब तक हम जाएंगे सिर्फ हमारे साथ 4 लोग रहेंगे, हम और सेवाकार, पुजारी और समाज। वो सब खोल करके यथाप्रकार पहली पूजा होगी।
जैसे सभी को पता है कि 2 मई को कपाट खुलने हैं और उससे पूरा जो है जो कपाट खुलने से पूरा जो परंपराएं रही है 27 तारीख से लगातार चल रही है। डोली 27 तारीख को भैरव पूजा शाम को हमारी ऊखीमठ ओंकारेश्वर में हुई, उसके बाद 28 तारीख को डोली गुप्तकाशी और 29 को फाटा में और 30 को गौरीकुंड में डोली रात्रि का विश्राम किया और प्रातःकालीन कल आज 1 तारीख को डोली वहां से निकलकर यहाँ पहुंचेगी और लगभग 2 से 2:30 बजे आएगी। यहाँ पे विधि विधान से पूजा होगी और पूजा के पश्चात ही क्या होगा कि डोली को हम जो है तोस खाना जो हमारे वहां पर चली जाएंगी और आप देख भी रहेंगे उसकी डोली के स्वागत के लिए हम लोग ने फूल मालाओं से बिल्कुल बहुत दिव्य और भव्य रूप से हमने बाबा केदार के जो धाम को सजाया है। और पहली बार आप देख रहे होंगे हमने जो ये आप नंदी है इस पे लोग घी लगाते थे, हमने इसको बिल्कुल कवर कर दिया और इसे फूल मालाओं से 108 कुंटल फूल मालाओं से हमने इस बार बाबा केदार के पूरे धाम को सजाया। अब तक 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया मैंने, 6,000 किलोमीटर साइकिल से किया, 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक वैक्सीन करके लिप लेके साथ कुछ मतलब अभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना प्रसन्न वातावरण है यहाँ पे। मैं बहुत दिनों से बचपन से मेरा सपना था कि यहाँ पे आऊँ दर्शन करूँ केदार बाबा के, और वो समय अभी आया है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, पर मैं एक हाथ लेकर यहाँ पे आया और वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके। जो लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, डिमोटिवेट हो गए लोग, और उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई मैं एक हाथ लेकर यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप क्यों ना आ सकते? आप भी आ जाओ, बाबा के दर्शन करो। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पूरा में करने वाला हूँ, आप भी करो, दर्शन लो, यात्रा सफल करो। तो देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत और केदारनाथ में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, ये भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, कल से देखिए कपाट खोले जाएंगे केदारनाथ धाम के, किस तरह की तैयारियां हैं, फिलहाल क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, और पूरी तरीके से तैयारियां जो है अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और लगभग अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो केदारपुरी है और खास तौर पे केदारनाथ मंदिर है वो किस तरीके से फूलों से सजाया गया है और साफ तौर पे जो उसकी छटा है वो सीधे तौर पर देखते ही बनती है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ पहुंच गए हैं और क्योंकि बाबा की जो पंचमुखी डोली है वो भी केदारनाथ पहुंच चुकी है अभी अब से थोड़ी देर पहले। तो कहीं ना कहीं अब कल जो है इंतजार है, कल लगभग 6-6:30 बजे के लगभग 7 बजे का जब बाबा केदार के कपाट जो हैं वो 6 महीने के लिए खुल जाएंगे और शीतकालीन प्रवास जो है बाबा का खत्म होगा। और अब जो है जो तमाम श्रद्धालु हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, ऐसे में अब बद्रीनाथ के का इंतजार रहेगा, बद्रीनाथ के कपाट खुलने का इंतजार रहेगा जो 4 तारीख को लगभग सुबह 6:30 बजे जो है वो खुलेंगे। तो कुल मिलाकर चारों धाम जो हैं वो खुल जाएंगे। तो उसके बाद जो प्रदेश की जो 4 धाम यात्रा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा का जो सबसे बड़ा आकर्षण रहता है वो केदारनाथ रहता है और केदारनाथ धाम में सबसे बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं। इससे पहले 2013 की आपदा से पहले बद्रीनाथ और अन्य धामों में इतनी अगर श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन उसके बाद से ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अब केदारनाथ कल जो है कल सुबह बाबा के कपाट खुलने जा रहे हैं और श्रद्धालु जो है वो कल के बाद से मुझे उम्मीद है कि कल लगभग 25 से 26 या 30 हजार के लगभग भी श्रद्धालु केदारनाथ में तैयारियां अंतिम रूप में हैं। अभी श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरह की सुविधाएं सरकार जो है वो श्रद्धालुओं को वहां पर उपलब्ध करा रही है? देखिए श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत है और अगर कहा जाए तो जैसा मैंने आपको कहा कि 25 से 30 या 35 हजार श्रद्धालु भी कल जब कपाट खुल रहे होंगे उस समय वहां पर मौजूद हो सकते हैं। कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है सबसे पहली पूजा जो है बाबा केदार की जो है वो उनके द्वारा कराई जाएगी। और आपने जिस तरीके से सुविधाओं की बात करी, देखिए सुविधाएं लिमिटेड हैं क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ऊंचाई में स्थित मंदिर है और यहाँ पर घर जैसी सुविधाएं या फिर बहुत महत्वपूर्ण सुविधाएं आप पालें वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर तो अभाव में रहने की, या फिर अगर टेंट भी मिले तो टेंट में रह लिए और अगर आपको धर्मशाला मिली तो धर्मशाला में रह लिए, तो ये तमाम चीजें व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे 5 स्टार सुख सुविधाएं मिलेगी, नहीं पंकज, देखिए 5 स्टार सुविधाओं की बात नहीं, लेकिन ट्रैफिक किस तरह से वहां पर मैनेज किया जा रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य से कई संख्या में जो वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ट्रैफिक को लेकर रहती है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है?
अरे देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग ये केवल सोनप्रयाग तक गाड़ियां जाएंगी और सोनप्रयाग के बाद जो है वो जो गौरी कुंड है वहां तक शटल के माध्यम से, और उसके बाद जो पैदल यात्रा करना चाहते हैं उनकी पैदल यात्रा होगी, वो भी 21 किलोमीटर की पैदल यात्रा, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आधे से ज्यादा जिनको, क्योंकि कल कपाट के समय में, खुलने के समय में मौजूद रहना है, ज्यादातर श्रद्धालु जो है वो पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में जो भगवान केदारनाथ की जो पंचमुखी डोली थी उसके साथ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, स्थानीय लोग आए, और यहाँ तक कि जो यूट्यूबर, ब्लॉगर, फेसबुक से जुड़े हुए जो तमाम इन्फ्लुएंसर, वो भी बाबा की इस पंचमुखी डोली के साथ केदारनाथ पहुंच चुके हैं। तो तमाम चीजें हैं, सब अपनी अपनी तरह से इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा केदार जो है वो कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं और सबका कल्याण जो है वो होता है। और जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सोनप्रयाग तक की देखने को मिलती है। सोनप्रयाग में क्योंकि वहां पर पार्किंग्स हैं, वहां पर रखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपने सही कहा कि जाम की स्थिति वहां पर भी हो जाती है सोनप्रयाग में। तो इसलिए अन्य जगहों पर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं, बहुत छोटी छोटी सी रोडें हैं, तो इसलिए बहुत संभल के जाने की जरूरत है। अभी भी कई जगहों पर जो है निर्माण कार्य जो सड़कों का है वो लगातार जारी है और वो आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर लोग जो हैं अभाव में झेलते हुए बाबा केदार के दर्शन करते हैं। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए अभाव में भी लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री 2 धामों के कपाट खुल गए हैं अक्षय तृतीया पर, वहीं पर 2 धामों के कपाट खुलने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और उनके अनुसार जो भी 4 धाम यात्रा में आए उनकी सुखद यात्रा हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हम 4 धामों पर लोगों की आवभगत के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, कोई परेशानी न हो, सबकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ यात्रा में कोई व्यवधान ना आए और बिना विघ्न बाधा के जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु, उनकी यात्रा संपन्न हो, उसके निमित्त मैं स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून के छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से 2 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस मौके पर सूबे के मुखिया सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने की बात कही। अब आप देखेंगे कैसे फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाज़े ड्रोन जो एक भारत में अनेक ड्रोन कंपनियां आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है और उत्तराखंड के अंदर भी हम स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये ड्रोन का उत्तराखंड भी हमारा हब बन सकता है। मैं इसके लिए जो हमारी मिलिट्री की जो सेंट्रल कमांड हमारे गुप्ता जी ने यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जितनी कंपनियों ने यहाँ पर भाग लिया है और उत्तराखंड के अंदर भी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में जो भी मदद हमारी सरकार कर सकती है, हम उस दिशा में निश्चित रूप से कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में अवैध खनन के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा था कि बीजेपी का अब हर विधायक अवैध खनन पकड़ता दिखाई देगा। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर पलटवार किया, कहा कि बीजेपी के विधायकों को पुलिस की वर्दी पहना दो। मैंने कहा ना कि प्रदेश को जो है खनन माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं, इसमें तो भाजपा के लोग मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा के सांसद त्रिवेंद्र जी ने तो लोकसभा में ये उठाया कि प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है
और आपने देखा होगा कि विधायक लोग सड़कों पर उतर करके अवैध खनन के ट्रैक्टर और ट्रक को रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये तो मोहर लगा रहे हैं, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट है। तो मैं महेंद्र भट्ट जी को सलाह देना चाहूंगा, अपना परिवार संभालें। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है जहां भाजपा ने जातिगत जनगणना पर ऐतिहासिक फैसला और इसके लिए पीएम मोदी का प्रदेशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने खुशी जताते हुए इसे समाज बांटने की राजनीति करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा करार दिया है और प्रत्येक वर्ग के विकास में बड़ा बदलाव लाने वाला फैसला उन्होंने बताया। देश की कैबिनेट एक महत्वपूर्ण काम किया है। देश की जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी किया जाएगा। लंबे समय से संदर्भ में कांग्रेस द्वारा भ्रांति पैदा की गई। राहुल गांधी जी देश ही नहीं विदेश के अंदर भी जाति जनगणना की बार बार मांग आज कर रहे हैं, जब कि वो सत्ता में नहीं है। लंबे समय तक सरकारें रही और केवल जातिगत जनगणना के लिए एक प्रकार से जनता में भ्रम पैदा करने का काम किया। लेकिन अपनी सरकार में कभी भी इस कदम की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जातिगत जनगणना के बाद देश के अंदर अमीरी गरीबी के लाभ हैं उनको सही प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए ये गणना बड़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी में स्वीकृत 50 बेड के आयुष अस्पताल को स्थापित करने को लेकर टिहरी के वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक धन सिंह नेगी में राजनीति गरमाने लगी है। लगे हाथ विधायक किशोर उपाध्याय ने भी अपने तेवर तल्ख करते हुए आयुष अस्पताल को स्थापित करने में आ रही दिक्कतों को लेकर सीबीआई से जांच कराने तक की मांग कर ली है। उन्होंने कहा कि आयुष अस्पताल को स्थापित करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको लेकर सरकार से मांग की है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ये खंडोरी में आयुष अस्पताल की बात कर रहे हैं। न तो मैंने वहाँ भूमि का चयन किया, न मैंने वहाँ से आयुष अस्पताल को हटाने की कोई बातचीत की, या नई जगह पर भी जो जहाँ पर प्रस्तावित है न मैंने उसका जगह का चयन किया। मैं ये चाहता हूँ कि किसी सक्षम एजेंसी से, बल्कि हो तो सीबीआई से, नहीं तो उसकी जांच करवाएं कि इतनी महत्वपूर्ण जो केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री जी की योजना है, हमारे आयुष विभाग की योजना है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आयुष को पूरे विश्व में और योग को जो है वो विस्तार देने का काम कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम के विकास कार्यों में एक बार फिर से रोक लग सकती है। कारण है कि पूर्व में किए गए कार्यों का भुगतान ठेकेदारों को अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण ठेकेदारों में आक्रोश है और ठेकेदारों का कहना है कि उनके भुगतान की फाइल अकाउंट विभाग में जाकर अटक जाती है और अकाउंट विभाग में बैठे लोग ट्रेजरी में पैसा न होने का बहाना बनाकर भुगतान की फाइलें अटका देते हैं। विकास कार्य के जो प्रस्ताव लिए गए हैं और उस पर एस्टीमेट बना दिए गए हैं, हो सकता है 15 मई के आसपास टेंडर भी लग जाए। लेकिन मेरा ये कहना है ठेकेदार टेंडर लेने में तभी तो सक्षम होगा जब उसका कोई भुगतान किया जाएगा। पिछले 15-20 फरवरी के बाद से आज 30 अप्रैल तक किसी भी पीडब्ल्यूडी सेक्शन के ठेकेदार का एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे कैसे काम, जो कल ठेकेदार के लिए टेंडर कॉल कर देंगे, ठेकेदार को एफडी के लिए पैसे भी चाहिए, टेंडर के लिए भी पैसे चाहिए। अब भुगतान नहीं होगा तो कहाँ से व्यवस्था करेगा इन चीज़ों के लिए? भाई विभाग अगर काम कराना चाहता है, ठेकेदारों से सपोर्ट करता है, तो ठेकेदार को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा विभाग को। बिना भुगतान के तो कोई चले, पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना। काम करा लो, एडवांस भी कर देते हैं ठेकेदार के कहने से, लेकिन उसके बाद भुगतान के लिए एस्टीमेट नहीं बन रहा है या भुगतान नहीं करा जा रहा है, ये तो विभाग को देखना चाहिए, विभाग के अधिकारियों को। सबसे ज़्यादा तो ये स्थिति हमारे अकाउंट सेक्शन की खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर पौड़ी में विभिन्न राजनीतिक दलों ने C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले एकत्र होकर 1886 में शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी और वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और उपनल, आंगनबाड़ी, भोजन माताओं आदि कर्मचारियों का शोषण कर रही है। 1886 में अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1886 में, जो लेबर एक्ट है, जो न्यूनतम वेजेस है, जो उसके लिए लड़ाई हुई थी और 8 घंटे की ड्यूटी के लिए लड़ाई हुई थी। उसमें जो है कि कहीं हमारे मजदूर साथी मरे थे। जैसे कोई मजदूर जो है या कोई कर्मचारी, कोई जनता जो है कोर्ट जाती थी तो उसको श्रम कानून के अंतर्गत उसको राहत मिलती थी। आज सरकार ने ये किया कि जो 32 कानून थे उसको 4 में ले आई।
देहरादून से खबर है जहां पर बारिश का मौसम आते ही देहरादून में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर दून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने जानकारी दी। उनके मुताबिक जलभराव एक बड़ी समस्या है, उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार की गई। देहरादून के अंदर जलभराव ना हो तो इसके लिए हमने समस्त अपने 100 वार्डों के पार्षदों से उनसे मांगा है कि कहाँ कहाँ पे जलभराव की स्थिति उनके यहाँ पे उत्पन्न होती है, तो उन सब ने लिख के दिया है और हम सब वो अपने पास उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं, उनका मौका मुआयना भी करवा रहे हैं और कहाँ पर किस प्रकार से उस समस्या से निजात पाई जा सकती है, तो उस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। वहाँ पे हमारी टीम जा रही है, देख रही है कहीं पे पाइप डालना है या कहीं पे नाली बनानी है या कहीं पे किसी प्रकार अन्य प्रकार की कोई अगर आवश्यकता होती तो उस प्रकार का कार्य करने की योजना बन रही है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना बनाई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में इस तकनीक को लागू किया जाएगा। सार्वजनिक भवनों और स्कूलों में इसे अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है। देहरादून नगर निगम ने पहले ही उन संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली है जहां पर हर बार बारिश के साथ जलभराव की स्थिति बनती है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जोन में बड़े अधिष्ठान हैं, उन सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वो रूफटॉप हार्वेस्टिंग कंपल्सरली करें। इसका प्रावधान एमडीडीए के द्वारा भी पूर्व में पॉलिसी लेवल पे किया गया है, तो उनके साथ भी समन्वय बनाते हुए इसका एनफोर्समेंट कराने की तैयारी है। उसके अलावा जितने भी क्रिटिकल ड्रेनेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग की व्यापक समस्या देखी जाती है प्राय देहरादून शहर में, उन सभी को टारगेट करते हुए उनमें भी रिचार्ज पिट्स के माध्यम से ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड कि ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी मेंटेन रहे, उन सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज पिट्स के माध्यम से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जा रही है। तो खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।